नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो उत्तराखंड में विभिन्न जगहों पर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर किए गए कब्जों को अब खाली कराने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने 145 लोगों को धारा 52 का नोटिस जारी करते हुए और वक्फ बोर्ड की जमीन खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर सहित जो है कई जनपदों में 145 लोगों को वक्फ बोर्ड के द्वारा धारा 52 का नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड की जमीनों को खाली करें, नहीं तो धामी सरकार का बुलडोजर उनके ऊपर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन है उन मासूम गरीबों के लिए है जिनका कोई नहीं है। ऐसे उनके हकों को छीनने वालों को बोर्ड कभी भी माफ नहीं करेगा। तो 45 से अधिक लोगों को हम धारा 52 के नोटिस जारी कर चुके हैं और धारा 52 का नोटिस होता है खाली कराने का नोटिस। वो अदालत की तरफ से नोटिस आते हैं और अदालत प्रशासन को ये कहती है जिलाधिकारी के माध्यम से कि आप इन संपत्तियों को खाली कराएं, क्योंकि जिलाधिकारी ज़िले का आयुक्त होता है वक्फ बोर्ड का, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो संपत्तियों को खाली कराए जिनके ऊपर अवैध कब्जे किए गए हैं। तो ये बहुत सारे नोटिस सर्व किए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी वार्ता हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था कि एक दिन हम वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के साथ और केवल वक्फ बोर्ड के लिए बैठेंगे। तो उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर किए गए कब्जों को अब खाली कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसके तहत वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने 145 लोगों को धारा 52 का नोटिस जारी कर दिया है। जारी करते हुए वक्फ बोर्ड की जमीन खाली करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो वहीं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर सहित कई जनपदों में 145 लोगों को वक्फ बोर्ड के द्वारा धारा 52 का नोटिस जारी हो गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड की जमीनों को खाली कराया जाए, नहीं तो धामी सरकार का बुलडोजर उनके ऊपर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। तो वहीं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन है उन मासूम गरीबों के लिए है जिनका कोई नहीं है। ऐसे में उनके हकों को छीनना काफी ज्यादा निंदनीय है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो अभय, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने साफ तौर पर यह कह दिया है अतिक्रमण करने वालों को कि जल्दी से जल्दी जगहों को खाली किया जाए, क्या कुछ अपडेशन? जी बिल्कुल, सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने ये एक आखिरी चेतावनी उन लोगों को यहाँ पर दी है जो लोग लगातार यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 145 लोगों को अब तक नोटिस जारी हो चुका है, जिसमें धारा 52 के तहत उन लोगों को जमीनें खाली करने के लिए कहा गया है और आने वाले दिनों में और भी वक्फ बोर्ड की कई ऐसी जमीनें हैं जिस पर लगातार अवैध कब्जे यहाँ पर रहे हैं या अवैध कब्जे हो रहे हैं, उन जमीनों को भी छुड़ाने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सरकार की मंशा स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार की कोई भी जमीन अब कोई भी किसी भी तरह से अतिक्रमित नहीं कर पाएगा, उसमें वक्फ बोर्ड भी अपनी जमीनों को खाली कराने में जुटा हुआ है, क्योंकि सरकार का पूरा सहयोग यहाँ पर उन्हें मिल रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर 145 लोगों को नोटिस जारी करके ये चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिनों में चाहे कोई खास हो या आम हो, सभी लोगों से वक्फ बोर्ड की जो अतिक्रमित जो जमीन है जिन पर उनके द्वारा कब्जे किए गए आपने क्योंकि कहा कि पहले भी ये नोटिस जारी किए गए थे, क्योंकि आपने कहा आखिरी बार ये नोटिस जारी किया है, और कौन कौन लोग इसमें शामिल है? क्या स्थानीय लोगों ने कब्जा किया हुआ है या फिर होटल और आश्रम बने हुए हैं उस पर? बिल्कुल, सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उस पर ज्यादातर कब्जे मुस्लिम समुदाय के उन रसूखदार लोगों के हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, यानी सफेद पोश जो नेता हैं। इतना कह सकते हैं, चाहे आपका देहरादून जनपद के मामले हो या हरिद्वार जनपद के मामले हो या नैनीताल जनपद के मामले हो या फिर उधम सिंह नगर जनपद के मामले हो, जहां पर राजनीतिक रसूख से जुड़े हुए लोग लगातार वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे करेंगे। वो लोग हैं जो अपने आप को मुस्लिम समुदाय के हिमायती यहाँ पर बताते हैं और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जब उनके कार्यकाल यहाँ पर पूर्व में रहे तो इन जमीनों पर कब्जे करने के काम यहाँ पर हुए थे, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से शादाब शम्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इस समय नियुक्त हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं जिस पर अतिक्रमण किया गया है उनको छुड़वाने का काम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि ये जमीन है वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड उनके लिए
बना हुआ, जो मजलूम यतीम लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो दबे पिछड़े लोग हैं, जिनका आर्थिक सहायता कोई नहीं मिल पाता, उन लोगों की मदद के लिए चीजें यहाँ पर रखी गई है। ऐसे में अगर उन जमीनों पर रसूखदार लोग अपना कब्जा जमाए बैठे हैं तो उनसे खाली करवाने की उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने साफ तौर पर 145 लोगों को नोटिस अब तक दिया है। उसमें कह सकते हैं कि उसमें उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो तत्कालीन उत्तराखंड में रहे थे, वो यहाँ पर उनकी जमीन है, उनके द्वारा भी यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे किए गए। जिन्हें नोटिस जारी किया गया उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और कब तक उन पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्या कुछ अपडेशन आपके पास? बिल्कुल जी, अभी तक ये कह सकते हैं कि 152 धारा 52 का नोटिस 145 लोगों को जारी हुआ। उसमें ज्यादातर लोगों को नोटिस पहुंच चुका है। जिन लोगों को नोटिस नहीं पहुंचा उनको नोटिस सर्व करवाने का काम वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है। ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि अभी उनके द्वारा सामने आने की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार से धामी सरकार का बुलडोजर उत्तराखंड में चल रहा है, उसमें कह सकते हैं कि अगर आने वाले दिनों में इन जमीनों को खाली नहीं करते हैं, वक्फ बोर्ड की जमीनों को खाली नहीं करते, तो फिर उनके ऊपर भी सरकार का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट कह चुके हैं, जमीन की अगर सरकारी है तो फिर उस जमीन पर किसी का भी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर काम करेगी। और ऐसे में किसी की कोई, चाहे वो आम हो या खास हो, चाहे सफेद पोस्ट नेता हो या फिर अधिकारी ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वही 29 नवंबर से शुरू होने वाला है उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। तो 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। तो 28 नवंबर को कार्य मंत्रणा और विधानमंडल दल की बैठक भी होने वाली है। तो मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र का एजेंडा भी तय किया जाएगा। तो कार्य मंत्रणा समिति और विधानमंडल दल की जो बैठक है उसकी सूचना अब जारी कर दी गई है। तो विधानसभा प्रभारी सचिव हेमचंद्र पंत ने इसकी सूचना जारी की है। तो सत्र में सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। जब 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शीतकालीन सत्र में सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट को कैबिनेट की मंजूरी यहां पर मिल चुकी है, जिसमें 4,667 करोड़ का बजट यहां पर बताया जा रहा है। कोशिश सरकार की यही है कि ध्वनि मत से इस अनुपूरक बजट को पास यहां पर कराया जाए, क्योंकि विभागों की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने का काम यह अनुपूरक बजट यहां पर करेगा। आगामी 4 महीने के लिए अनुपूरक बजट यहां पर होगा, ताकि उत्तराखंड में जो विकास के कामों की जो रफ्तार है वो किसी भी प्रकार से धीमी ना पड़ सके, वो विकास की रफ्तार और तेज हो। उसके लिए कोशिश सरकार की है कि अनुपूरक बजट के माध्यम से भरसक प्रयास यहां पर उस बजट को पूरा करने का काम किया जाएगा, ताकि विकास के काम आगे बढ़ सके। 29 नवंबर से सत्र शुरू हो रहा। 28 नवंबर को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक यहां पर होगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद ये कह सकते हैं कि बीजेपी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के विधानमंडल दल की बैठक यहां पर होगी। इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कार्य मंत्रणा जो बैठक होती है, विधान मंत्रणा मंडल जो दल की बैठक होती है, उसमें क्या फर्क होता है? जब एक सबसे बड़ी बात यह है कि कार्य मंत्रणा समिति में सत्र का एजेंडा क्या रहेगा, यानी सत्र के दौरान सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट के साथ साथ कौन से विधेयक होंगे, कौन से अध्यादेश होंगे, वो और कितने दिन का सत्र यहां पर चलेगा, वो सब चीजें तय इस कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में की जाती है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होती है, संसदीय कार्य मंत्री इसमें रहते हैं, इस बैठक में रहते हैं, और विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष इस बैठक में रहते हैं। दूसरे दलों के जो नेता हैं विधानमंडल दल के, वो इस बैठक में रहते हैं। सभी लोगों से एक मत राय यहां पर ली जाती है कि सत्र को शांतिपूर्वक चलाया जा सके। जो जनहित के मुद्दे हैं, वो विधायकों के जो सवाल है, वो आसानी से सदन के दौरान यहां पर सदन के पटल पर आ सके। सरकार को उनका जवाब यहां पर देना होगा। कोशिश की रहती है कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कि जो बिजनेस तय किया गया वो बिजनेस तय समय पर सदन के पटल पर रखा जाए और सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर रखी जाए। इसके अलावा दूसरी जो बैठकें होती है उसमें विधानमंडल दल की बैठक आप महत्वपूर्ण यहां पर कह सकते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, उनकी तरफ से अपने अपने दलों की रणनीति तय की जाती है कि सदन के भीतर किस तरह की भूमिका उनकी तरफ से अदा की जानी है। क्या मित्र विपक्ष की भूमिका अदा करनी है या फिर आक्रामक रुख यहां पर अपनाना है, ताकि सरकार की घेराबंदी की जा सके। जनहित के मुद्दों पर कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा और सरकार की तरफ से किस प्रकार से बचाव यहां पर किया जाएगा, वो विधानमंडल दल की बैठक में तय किया जाता है। यानी नेताओं की जिम्मेदारी, खासतौर पर विधायक और जो सदन में चुने हुए नेता है, उनकी तरफ की उनकी भूमिका
भूमिका क्या कुछ रहेगी वो विधानमंडल दल की इस बैठक में तय किया जाता है कि सत्र के भीतर, सदन के भीतर कौन किस भूमिका को अदा यहाँ पर करेगा। और सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहती है कि विपक्ष के जो आक्रामक जो हमले होंगे उन हमलों को कैसे नाकाम यहाँ पर किया जा सकता है, जो सवाल उनकी तरफ से पूछे जा रहे हैं उनका जवाब किस प्रकार से यहाँ पर दिया जा सकता है, कौन सी ऐसी मुद्दों को उठाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी जिन मुद्दों पर सरकार अपने जवाब यहाँ पर आसानी से दे सके। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वही देहरादून राजधानी के परेड मैदान में किसान महापंचायत होने वाली है आज। तो बढ़ती हुई महंगाई, बकाया गन्ना भुगतान को लेकर आज ये पंचायत बुलाई गई है। तो डीजल के बढ़ते दाम, बिजली के दामों में वृद्धि का ये मुद्दा उठाया जाएगा। तो भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत का ऐलान भी कर दिया है। तो किसानों की समस्याओं के निराकरण को लेकर भी आज बात को उठाया जाएगा, यानी कि मुद्दे भी कई होने वाले हैं। महंगाई का मुद्दा होगा, बकाया गन्ना भुगतान को लेकर भी मुद्दा होगा। तो ये महापंचायत आज बुलाई गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, आज किसानों की महापंचायत होने वाली है, कितने बजे से शुरू हो जाएगी ये महापंचायत और कितने किसान आने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जो भारतीय किसान यूनियन तोमर है संगठन, उनकी तरफ से किसान पंचायत देहरादून में आहूत की गई है। इस पर उम्मीद ये है कि 4 से 5 हजार किसान यहाँ पर जुटेंगे, यानी देहरादून के आसपास के क्षेत्रों के किसान यहाँ पर होंगे और इन किसानों के द्वारा अपनी समस्याओं को उठाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। सरकार से किस मुद्दे पर बातचीत यहाँ पर करनी है किसानों की, वो एजेंडा इस बैठक में यहाँ पर तय किया जाएगा। किसानों की इस पंचायत में कोशिश यही है कि जो गन्ना किसानों का जो बकाया राशि है, गन्ने का जो समर्थन मूल्य है, उन मूल्यों को किस प्रकार से, उन मूल्यों को निर्धारित करने के लिए सरकार पर किस प्रकार से दबाव बनाया जा सकता है, जो बकाया राशि है उस बकाया राशि का कैसे भुगतान यहाँ पर कराया जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके। किसानों की जो मांग है, यानी जो पेंशन की मांग लगातार किसान कर रहे हैं, उस मांग को कैसे पूरा कराया जा सकता है, सरकार के किस स्तर पर बात की जा सकती है, उन सब चीजों को लेकर किसानों की महापंचायत यहाँ पर बुलाई गई है। किसान यूनियन तोमर संगठन की तरफ से पंचायत बुलाई गई है। अब से कुछ देर बाद ये कह सकते हैं कि परेड मैदान में ये किसान यहाँ पर जुटने शुरू हो रहे हैं और उम्मीद यह है कि अगर पुलिस प्रशासन का सहयोग उनको मिलता है, प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है, तो शांतिपूर्ण तरीके से किसान पंचायत यहाँ पर संपन्न हो सकती है। लेकिन किसानों का जो आक्रामक रूप अभी तक देखने को मिला, पिछले 2 साल से जो उनका आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, उसमें समझा जा सकता है कि सरकार के लिए मुसीबत, यह आंदोलन और चिंता का विषय यहाँ पर बन सकता है। तो इससे और आगे काफी चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सिर्फ क्या स्थानीय किसान है जो ये महापंचायत करने वाले हैं, अन्य राज्यों से भी किसान जुटेंगे इस बार? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड और उत्तराखंड से मिले हुए जो उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं, उन राज्यों के किसानों को यहाँ पर आमंत्रित संगठन की तरफ से किया गया, यानी किसान यूनियन की तरफ से उन किसानों को यहाँ पर बुलाया गया। उसमें कह सकते हैं कि देहरादून के किसान, हरिद्वार जनपद के किसान और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे सहारनपुर हो, बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, यहाँ के किसान यहाँ पर आने की उम्मीद है और हजारों की संख्या यहाँ पर किसानों की हो सकती है। तो कोशिश यही है सरकार की कि किसानों से पहले बातचीत यहाँ पर की जाए। लेकिन जिस प्रकार से संगठन का रुख यहाँ पर रहा है और संगठन के रुख में ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आक्रामक तेवर उनके यहाँ पर रहे, तो ऐसे में उनकी जो मांगे हैं वो सरकार के लिए चिंता का विषय यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि लगातार किसान संगठन यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि सिर्फ आश्वासन बहुत सारे यहाँ पर दिए गए, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है इस पर। ठीक है, अब आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में हर साल 1 अप्रैल को अब किराया बढ़ने वाला है। तो काफी चिंता का विषय है। तो उत्तराखंड में हर साल 1 अप्रैल को अब किराया बढ़ाया जाएगा। तो यात्री और माल भाड़ा का जो है ये किराया बढ़ाया जाएगा। तो राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इसको मंजूरी भी दे दी है। तो फॉर्मूला तैयार करने के लिए ये समिति भी बनाई गई है। तो निश्चित बढ़ोतरी का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा समिति द्वारा।